नमस्ते प्यारी विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। कक्षा 5 की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम, हिंदी फैकल्टी। आज हम कक्षा 5 के फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। आप सब अपनी नोटबुक और पेन बाहर निकाल के रखिए। जो भी कुछ मैं इस बोर्ड पर नोट कराऊँ वो आप हैंड टू हैंड नोट करते जाइए, क्योंकि अगर आपका टॉपिक छूट जाएगा तो अगर आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आपका ये टॉपिक छूट जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं भाषा। जब हम भाषा का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बच्चों, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। किससे हुई है? संस्कृत के भाष धातु से। और भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाष धातु का अर्थ क्या होता है? बोलना। समझ आया आपको कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द के भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि भाषा क्या है। तो बच्चों, कालांतर में तो भाषा थी ही नहीं, तो जब क्या होता था, लोग कैसे बात करते थे? संकेतों के माध्यम से। तो वो संकेत होते थे वो पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होते थे। कुछ लोग उसका कुछ अर्थ निकालते थे, कुछ उसका कुछ अर्थ निकालते थे। तो इनसे करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता हुई, और वो माध्यम क्या था? भाषा। वो माध्यम क्या था हमारा? भाषा। तो बच्चों, भाषा की परिभाषा क्या हुई? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए अपनी नोटबुक निकालिए और जो कुछ मैं इस बोर्ड पर लिख रही हूँ उसमें भाषा की परिभाषा को आप लोग नोट कीजिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। समझ आया आपको कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। आप अपनी नोटबुक और पेन निकालिए, फटाफट इसको नोट कीजिए कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। नोट कर लिया आपने? ठीक है, हम एक बार और रिपीट करते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। हो गया नोट? ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा और नंबर 3 सांकेतिक भाषा। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। फर्स्ट होता है मौखिक भाषा, सेकंड होता है लिखित भाषा और थर्ड होता है
सांकेतिक भाषा। तो सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? मौखिक भाषा। कि मौखिक भाषा होती क्या है। देखो, मौखिक भाषा, मौखिक शब्द से ही हमको पता चल रहा है कि बोलकर कही गई बात। कैसे कही गई बात? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने टीचर से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं, तो आप कैसे बात करते हैं? बोलकर बात करते हैं। तो वो भाषा हमारी कौन सी होती है? मौखिक भाषा। हम भाषण देते हैं तो कौन सी भाषा में देते हैं? मौखिक भाषा के रूप में देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया कि मौखिक भाषा क्या होती है? देखो, मौखिक भाषा इसके मौखिक के नाम से ही पता चल रहा है, बोलकर कही गई। ठीक है बच्चों, मौखिक भाषा का क्या मतलब होता है? बोलकर कही गई। जिस भाषा के माध्यम से हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। जिस भाषा के अंतर्गत हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। चलिए फटाफट नोट करिए इसे। मौखिक भाषा का मतलब होता है बोलकर कही गई। जिस भाषा के अंतर्गत हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण और संवाद, ये क्या है? इसके उदाहरण है। भाषण देना, भाषण कोई देता है तो कैसे देता है? बोलकर देता है। हम संवाद करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, तो वो भी हम क्या करते हैं? बोलकर करते हैं। तो वो कौन से भाषा के अंतर्गत आते हैं? मौखिक भाषा के अंतर्गत। चलो जल्दी जल्दी नोट करो इसे। जिस भाषा के अंतर्गत हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण और संवाद। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कीजिए जल्दी। बोलकर कही गई, जिस भाषा के अंतर्गत हम बोलकर अपनी बात प्रकट करते हैं वह मौखिक भाषा कहलाती है। जैसे भाषण और संवाद। ठीक है, नोट कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, लिखित भाषा। कौन सा टॉपिक था अपना? सेकंड, लिखित भाषा। देखो, जैसे मौखिक से पता चल रहा था बोलकर कही गई, वैसे हमें लिखित को देखकर पता चल रहा है कि लिखित का मतलब क्या है? लिखकर लिखा रखा गया रूप। वो कौन सी भाषा के अंतर्गत आता है? लिखित भाषा के अंतर्गत। जब कोई लिखकर अपने विचार प्रकट करता है तो वो कौन से भाषा के अंतर्गत आते हैं? लिखित भाषा के अंतर्गत। आप जैसे देखो, अपने महाकाव्य हैं, वो महाकाव्य कौन से रूप में लिखे हुए हैं? लिखित भाषा में। क्योंकि अगर महाकाव्य नहीं होते तो क्या आपको पता होता कि राम कौन था, सीता कौन थी, रावण कौन था, ये महाभारत का युद्ध कैसे हुआ? तो क्या ये आपको और हमको पता होता? हाँ, आप और हम कैसे जानते हैं? क्योंकि वो महाकाव्य क्या है? लिखित भाषा में संरक्षित है। लिखित भाषा में लिखकर वो संरक्षित रखे हुए हैं, जिनको पढ़कर आज हमको पता चल रहा है कि हमारे पहले कालांतर में क्या होता था, क्या था, सब कुछ हमें किससे पता चलता है? लिखकर रखे गए महाकाव्य और ग्रंथों से। ठीक है, तो समझ आया आपको कि लिखित भाषा क्या होती है? लिखकर लिखी गई कही गई बात वो क्या होती है? लिखित भाषा होती है। आप जैसे आप अपनी किताब पढ़ते हो, किताबों से आपको क्या मिलता है? बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो वो ज्ञान आपको कौन सी भाषा के रूप में मिलता है? लिखित भाषा के रूप में। ठीक है, तो चलो लिखित भाषा की परिभाषा नोट करो। जब कोई लिखकर अपनी बात
प्रकट करता है वह लिखित भाषा कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है बच्चों? लिखित भाषा कहलाती है। आई रिपीट, जब कोई लिखकर अपनी बात प्रकट करता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट करिए इस चीज़ को। जब कोई लिखकर अपनी बात प्रकट करता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। समझ आया आपको मौखिक और लिखित? मौखिक में क्या होता है? बोलकर कही गई बात, और लिखित में लिखकर कही गई बात। ठीक है, नोट कीजिए। जब कोई लिखकर अपनी बात प्रकट करता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे महाकाव्य, ठीक है, किताबों का किताब ये सब हमारी किस में आती हैं? लिखित रूप में। कौन से रूप में आती हैं? लिखित रूप में। ठीक है, जैसे किताब लिखना, समझ गए? मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। लिखित भाषा क्या होती है? जब कोई लिखकर अपनी बात प्रकट करता है वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे महाकाव्य जो हमारे लिखित रूप में लिखे गए हैं। नेक्स्ट किताब लिखना, क्योंकि किताबें भी हम जो किताबों में लिखा जाता है वो काफ़ी टाइम तक संरक्षित रहता है। ठीक है, नोट कर लिया आप सबने? वेरी गुड। नेक्स्ट अपना तीसरा टॉपिक कौन सा आता है? सांकेतिक भाषा। कौन सा होता है थर्ड टॉपिक? सांकेतिक भाषा। देखो, संकेतों के बारे में स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि कालांतर में क्या होता था, लोग संकेतों के माध्यम से बात करते थे। अब संकेतों का अर्थ ये होता है कि मैंने आपको कुछ इशारा किया तो इशारा क्या, एक दूसरा किसी उसका अर्थ कोई और निकालेगा, और जो दूसरा उस इशारों को देखेगा तो वो उसका अर्थ कुछ और समझेगा। तो ये जो भाषा थी इसकी इतनी महत्ता नहीं थी, क्योंकि ये जो सांकेतिक भाषा है ये सिर्फ मूक और बधिर लोगों के लिए ही काम कर सकती है। समझ गए? तो इसकी लिखो, परिभाषा लिखो। भाषा के जिस रूप से हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं वो कौन सी भाषा कहलाती है? सांकेतिक भाषा। करते हैं वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जल्दी जल्दी नोट करिए इसे। भाषा के जिस रूप से हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। लिख लिया आपने? नोट हो गया सबका? मैं एक बार फिर रिपीट करती हूँ। भाषा के जिस रूप से हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। आजकल हम इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारी भाषा में मौखिक और लिखित भाषा का ही महत्व अधिक है। ठीक है बच्चों, नोट हो गया आपका? ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक लिपि लेने से पहले एक बार भाषा का दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। देखो, भाषा शब्द मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत के भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना होता है। फिर मैंने उसके बाद आपको क्या बताया? भाषा की परिभाषा बताई कि भाषा क्या है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया?
कि भाषा के रूप कितने होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट मौखिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा और थर्ड सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा का क्या है? बोलकर कही गई बात। ठीक है, जिससे हम अपनी बोलकर बात को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया था? लिखित भाषा। तो देखो लिखित भाषा क्या है? लिखकर कही गई बात। ठीक है, लिखकर, जिस बात में हम लिखकर प्रकट करते हैं जिस बात को, वो माध्यम कौन सा होता है? लिखित भाषा होती है। ठीक है, थर्ड टॉपिक बताया मैंने आपको सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में क्या होता है? भाषा के जिस रूप से हम अपने भावों और विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। लेकिन आजकल इस भाषा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गया आपका टॉपिक? तो हम आज फिर नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, लिपि। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? लिपि। कि लिपि क्या है? देखो भाषा की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले वो चिन्ह क्या थे? सबसे पहले हमें चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। तो चिन्हों को क्या हुआ कि भाषा को लिखने की विधि होती है जो वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी। लिपि की परिभाषा नोट करिए। भाषा के वर्णों को चिन्हों के रूप में लिखने की विधि लिपि कहलाती है। नोट करो फटाफट इसे। लिपि की परिभाषा को फटाफट नोट करो। भाषा के वर्णों को चिन्हों के रूप में लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारा एक ध्वनि के रूप में बाहर आता है। अब हम ध्वनि को ऐसे तो नहीं, खाली ध्वनि को लिख तो नहीं सकते, तो हमें उस ध्वनि को लिखने की जो विधि है उसको हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो हिंदी भाषा है हमारी, उसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, ये भी आप नोट कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि हर भाषा की जो लिपि होती है वो अपनी अलग अलग होती है, लेकिन कुछ भाषाओं की लिपि सेम होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन 4 भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। इन 4 भाषाओं की लिपि सेम है। इन चारों भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट अपनी भाषा कौन सी आती है? पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा है जो वो कौन सी लिपि में लिखी हुई है? गुरुमुखी लिपि में लिखी हुई है। आपने ये सब नोट किया। लिपि की परिभाषा, भाषा के वर्णों को चिन्हों के रूप में लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब हमारे यहाँ तो भाषाएं बहुत सारी हैं, तो उन भाषाओं को फिर लिखने की विधि के लिए जो लिपि है वो भी अलग अलग है। तो उसमें हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली, इन चारों भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। ये कौन सी भाषा में लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। और जो पंजाबी है वो कौन सी लिपि में लिखी गई है? गुरुमुखी लिपि में। ठीक है बच्चों, नोट हो गया आपका? समझ आया यहाँ तक आपको? ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्याकरण। उसके बाद अपना कौन सा टॉपिक आता है? व्याकरण। कि व्याकरण क्या है? देखो
हमें जब कोई भी हम काम करते हैं तो हम उसके लिए क्या बनाते हैं, कुछ नियम बनाते हैं हम। अब जैसे हम स्कूल चलाते हैं या फिर स्कूल हम आते हैं, तो स्कूल आने के भी बहुत से नियम हैं। क्या क्या नियम होते हैं स्कूल आने के? आपको स्कूल टाइम पे आना है, आपको अपना बैग अरेंज करना है, तो आपको स्कूल में आके टाइम से क्या खाना कब खाना है, लंच कब होगा आपका, या फिर आपको अब कौन सी क्लास लगेगी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो इसके लिए भी तो बहुत से नियम बनाए जाते हैं, तभी तो हम स्कूल अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं। तो उसी तरीके से जो ये व्याकरण है, ये भाषा का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना समझाता है। क्या समझाता है? शुद्ध रूप से लिखना और पढ़ना। ठीक है, जल्दी से व्याकरण की परिभाषा नोट कीजिए। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना समझाता है। नोट किया बच्चों? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना समझाता है। जल्दी से नोट कीजिए कि व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना समझाता है। इसके बाद हम व्याकरण के अंगों का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से नोट कीजिए कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना समझाता है। नोट कर लिया आपने? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और पढ़ना समझाता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे व्याकरण के अंग। अब आते हैं हमारे व्याकरण के अंग। ठीक है, तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, कौन कौन से होते हैं व्याकरण के अंग? 3 अंग होते हैं। फर्स्ट होता है वर्ण विचार, सेकंड कौन सा है? शब्द विचार, और थर्ड कौन सा है? वाक्य विचार। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ठीक है, तो सबसे पहले हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे? वर्ण विचार। वर्णों में हम किसका अध्ययन करते हैं? वर्णों की उत्पत्ति और उसके भेद और उनके प्रकारों का अध्ययन किया जाता है। वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आते हैं? वर्णों के भेद, प्रकार और उसकी व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नोट कीजिए इसे। वर्णों के भेद, प्रकार और उसकी व्युत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में इसका अध्ययन आएगा। ठीक है, जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर किसका होगा? वर्ण विचार का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या था हमारा? शब्द विचार। व्याकरण का हमारा दूसरा अंग क्या था? शब्द विचार।
इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? शब्दों के भेद, उनके प्रकार और उनकी उत्पत्ति का। इसके अंतर्गत हम शब्दों के भेद, प्रकार और उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। इनका विस्तार से अध्ययन हम नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा, वर्ण विचार का भी, शब्द विचार का और वाक्य विचार का। ठीक है, समझ आया आपको कि शब्द विचार के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम शब्दों के भेद, प्रकार और उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करते हैं। नोट हो गया आपका? चलो नेक्स्ट, थर्ड अपने हमारा कौन सा है? वाक्य विचार। कौन सा टॉपिक है हमारा थर्ड? वाक्य विचार। ठीक है, तो वाक्य विचार के अंतर्गत हम क्या करेंगे? वाक्य के भेद, उनके प्रकार और उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम वाक्यों के भेद, प्रकार और विश्लेषण का अध्ययन करते हैं। समझ आया आपको? वाक्य के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? वाक्यों के भेद, प्रकार और उनका संश्लेषण, विश्लेषण, इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट हो गया? ठीक है, इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बोली का, कि बोली क्या चीज़ होती है। देखो, हर क्षेत्र की बोली अलग होती है। आप एक गांव में गए तो वहाँ कोई दूसरी बोली बोली जाती है, हम थोड़ी दूर और आगे गए तो वहाँ कुछ और बोली बोली जाती है। ठीक है, क्योंकि बोली का जो क्षेत्र होता है वो एक सीमित होता है, और जो भाषा होती है उसका क्षेत्र क्या होता है? उसका क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बोली। ठीक है, बोली क्या होती है? एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? सीमित क्षेत्र में, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों में, जहाँ हम अलग अलग, जैसे जैसे हम अलग अलग क्षेत्रों में चलते चले जाएंगे, वहाँ की भाषा अलग होती चली जाएगी। जैसे आपने कई बोली सुनी भी होंगी, जैसे पंजाबी हो गई, हरियाणवी हो गई, राजस्थानी हो गई, काफ़ी भाषाएँ सुनी गई हैं। लेकिन ये सिर्फ एक क्या है? मौखिक भाषा का रूप है। हम इन्हें इनमें क्या है? कोई ग्रंथ ये नहीं लिखे गए हैं। लेकिन कुछ बोली जो ज़्यादा, जैसे कुछ पहले सीमित क्षेत्र में बोली जाती थी, लेकिन उसके बाद वो कुछ ज़्यादा थोड़े बड़े क्षेत्रों में बोली जाने लग गई, तो उनमें तो कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं? उनको उपभाषा का रूप दे दिया गया। अब सबसे पहले बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। नोट कीजिए, बोली क्या है? बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। ठीक है, और जो भाषा होती है वो क्या होती है? बहुत व्यापक स्तर पे बोली जाती है। ठीक है, तो भाषा का महत्व अधिक है, बोली का इतना महत्व नहीं है।